क्लिनिक में हर दूसरा मरीज आके ये कहता है कि डॉक्टर साहब मैदे में जलन का मसला है, तेजाबियत हो जाती है, इसके अलावा मुंह से बदबू आती है, डकारें आती हैं, उल्टी यानी जैसी कैफियत होती है। इनमें से ज़्यादातर लोगों का जब हम टेस्ट करते हैं तो उनका एच पाइलोरी का टेस्ट पॉजिटिव आता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोगों में जिनमें एच पाइलोरी का प्रॉब्लम होता है उनके अंदर एच पाइलोरी की दवाइयों की मज़ाहमत या रेजिस्टेंस पैदा हो गई है। तो 2025 में हमें एच पाइलोरी का कैसे ट्रीटमेंट करना है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और एच पाइलोरी की तशखीस में और इसके इलाज में होने वाली सारी गलतियों को भी डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मैं पिछले 10 साल से ज़्यादा अरसे से मैदे, जिगर, शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज के बहुत सारे मरीजों का इलाज कर चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एच पाइलोरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके इलाज में कौन सी गलतियां हो रही हैं जिनको बार बार डॉक्टर्स भी दोहराते हैं, जिसकी वजह से एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट सही तरह से नहीं हो पाता और जो मरीज की शिकायत होती हैं वो ट्रीटमेंट लेने के बाद भी वैसी की वैसी ही रहती हैं। एच पाइलोरी बेसिकली एक बैक्टीरिया है जो कि हमारे मैदे के अंदर होता है और ये हमारी मैदे की लाइनिंग को इस तरह से डिस्टर्ब करता है कि पहले वहां पे इरिटेशन से सोजिश करता है और सोजिश आहिस्ता आहिस्ता, खुदा न खास्ता, ये अगर इसका सही इलाज ना किया जाए तो कैंसर की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। तो इसलिए एच पाइलोरी को इग्नोर करना जो है वो सबसे बड़ी गलती है। अगर किसी को सिम्टम्स हैं या सिम्टम्स नहीं भी हैं, इंसिडेंटल फाइंडिंग आ जाती है। अगर आपने वैसे ही कोई टेस्ट करवाया जिसमें पता चल गया कि आपको एच पाइलोरी का प्रॉब्लम है तो आपने उसका ट्रीटमेंट मुकम्मल करना है। एच पाइलोरी की रेडिकेशन जरूर करनी होती है। इलाज की तरफ जाने से पहले हम कुछ टेस्ट जो हम कराते हैं एच पाइलोरी की, उसमें जो गलतियां होती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एच पाइलोरी का जो बेसिक टेस्ट होता है, आसान टेस्ट है, वो काफी सारी लैब्स में अवेलेबल होता है। वो ब्लड टेस्ट होता है। सीरम में हम एच पाइलोरी एंटीजन का टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि जो एच पाइलोरी है वो ज्यादातर लोगों के मैदे में मौजूद होता है। अब किसी शख्स को अभी ताजा न्यू इन्फेक्शन है या पुरानी इन्फेक्शन है, इस टेस्ट से हमें पता नहीं लगता। कई लोगों को पुरानी इन्फेक्शन होती है, उन्होंने ट्रीटमेंट ले लिया या वो एच पाइलोरी से वैसे रिकवर कर गए तो फिर भी ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो इस टेस्ट की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी यानी तशखीस करने की सलाहियत बहुत कम हो गई है और ज्यादातर जितने भी बड़े रेप्यूटेबल हॉस्पिटल्स हैं वहां पे इस टेस्ट को रिकमेंड नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो अपडेटेड नहीं होते या हमारे करीबी ज़ाहिर लैब्स के अंदर दूसरे जो टेस्ट अवेलेबल ना होने की वजह से भी ये टेस्ट एडवाइस कर देते हैं। अक्सर लोग इस टेस्ट के पॉजिटिव आने की वजह से अनड्यू मेडिसिन खाते रहते हैं। इसके लिए जो बेसिक हमें दो टेस्ट हैं जो रिकमेंडेड हैं वो है स्टूल एंटीजन टेस्ट और यूरिया ब्रेथ टेस्ट। स्टूल एंटीजन टेस्ट अब काफी वाइडली अवेलेबल है, काफी सारी लैब्स करती हैं, जबकि यूरिया ब्रेथ टेस्ट वो बड़े हॉस्पिटल्स में कुछ खास लैब्स के अंदर ही अवेलेबल है। अब इन दो टेस्ट के करवाने के बाद भी अगर आपका एच पाइलोरी पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि आपको एच पाइलोरी बैक्टीरिया की इन्फेक्शन। अब इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। जो इसके इलाज में गलतियां होती हैं, फ्रीक्वेंटली मैं देखता हूं अपने मरीजों के प्रेस्क्रिप्शन कि डॉक्टर्स वही पुरानी ट्रिपल थेरेपी लिख देते हैं जिसमें एक मैदे का कैप्सूल होता है और 2 एंटीबायोटिक्स होती हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग जो कि पहले अगर हम 10 लोगों को ये 14 दिन का कोर्स करवाते थे तो 9 लोग जो है वो ठीक हो जाते थे। लेकिन अब क्योंकि इन दवाइयों के खिलाफ मुजाहमत पैदा हो गई है, इसकी एक रीजन सेल्फ मेडिकेशन और अनड्यू मेडिकेशन है। सेल्फ मेडिकेशन से मुराद ये है कि लोगों को लगता है गला खराब है तो खुद से ही कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक जाके फार्मेसी से खरीद के खा लेते हैं, ये जाने बगैर उनकी बॉडी पे क्या नुकसानदेह असर हो सकता है। उसमें से एक जो है वो एंटीबायोटिक ड्रग की रेजिस्टेंस हो रहा है और दूसरा जो आपकी गट के अंदर मुफीद बैक्टीरिया होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है, वो कम होते हैं। उस वजह से भी फिर बहुत सारे लोगों को मैदे अंतड़ियों के मसाइल हो रहे हैं। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स जो है वो अनड्यू इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कभी भी इस्तेमाल ना करें। और जब भी आपको डॉक्टर कोई एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करता है 3, 5, 7 दिन के लिए, जितने दिन के लिए भी आपको करता है, उसका कोर्स पूरा करें। जब बेहतर होंगे, दवाई को बंद कर देंगे तो दोबारा जब आप उस दवाई को इस्तेमाल करेंगे तो बैक्टीरिया ताकतवर हो चुके होते हैं, उनके अंदर मुजाहमत पैदा हो चुकी होती है, तो फिर वो दवाई दोबारा असर नहीं करती। एच पाइलोरी के केसेस में भी यही हुआ है कि पाकिस्तान में 80 से 90% लोगों के अंदर एक खास एंटीबायोटिक जिसको हम क्लेरिड्रोमाइसिन कहते हैं उसकी मुजाहमत पैदा होगी। इसकी वजह से अब 2025 में जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक ऐसे लोगों में हमें क्वाड्रिपल थेरेपी जिसके अंदर 4 दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। दवाइयों के नाम मैं इसलिए मेंशन नहीं कर रहा कि फिर अगेन बहुत सारे लोग जिनको मसला नहीं भी होगा वो दवाइयों को ऐसे ही इस्तेमाल कर लेंगे। इस नॉलेज को शेयर करने का मकसद ये है कि अगर आपका कोई डॉक्टर भी पुराने तरीके से आपका इलाज कर रहा है तो आप उसके साथ इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा एच पाइलोरी के लिए जो अपडेटेड न्यू गाइडलाइंस है उसके मुताबिक इलाज करें। अब क्या होता है कि जब आप मुकम्मल कोर्स कर लेते हैं एच पाइलोरी का, उसके बाद बैक्टीरिया तो ज्यादातर केसेस में खत्म हो जाता है। खास तौर पर अगर आप क्वाड्रिपल थेरेपी से इलाज करते हैं 80 से 90% लोगों में जो बीमारी है वो खत्म हो जाती है। अब उस बीमारी की वजह से जो डैमेज होता है उसको रिकवर करने में टाइम लगता है। अक्सर लोग दवाई खत्म होते ही कहते हैं कि हमने दवाई तो खा ली है लेकिन फिर भी वही अलामत आ रही हैं, वैसे का वैसा ही फील हो रहा है, तो वो बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि
बैक्टीरिया को तो वो दवाई ने खत्म कर दिया है, लेकिन जो उनके मैदे की लाइनिंग की सोजश हो गई है उसको ठीक होने में मजीद 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। उसके लिए फिर हमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यानी मैदे की तेजाबियत कम करने वाली दवाइयां देनी होती हैं। चाय, कॉफी, जितने भी स्पाइसी मसालेदार घी वाली चीजें हैं उनसे आपने परहेज करना होता है। तो 2 से 4 हफ्ते जब आप मुकम्मल परहेज करते हैं, इसके साथ जो मैदे की तेजाबियत कम करने वाली दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, तो ज्यादातर केसेस में जो एच पाइलोरी की वजह से डैमेज होता है वो भी रिवर्स हो जाता है या खत्म हो जाता है। अब अगर फिर भी अलामत बरकरार हैं, फिर भी कुछ लोगों में, जैसे मैंने बताया कि 80 से 90% लोगों में रिकवरी हो जाती है, फिर भी 10 से 20% तो बच गए। वो जो लोग होते हैं इनको दोबारा से यूरिया ब्रेथ टेस्ट के जरिए से हम चेक करते हैं कि इनको क्या अभी तक एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है या नहीं। इस टेस्ट को करने के लिए आपकी जितनी भी मैदे की तेजाबियत कम करने वाली दवाइयां होती हैं वो हमें 2 से 4 हफ्ते के लिए, और तमाम एंटीबायोटिक्स भी 2 से 4 हफ्ते के लिए बंद करनी होती हैं। आइडियली 4 हफ्ते तक इन तमाम दवाइयों को बंद करके अब दोबारा से यूरिया ब्रेथ टेस्ट या फिर स्टूल एंटीजन टेस्ट के जरिए से, जो भी इजीली अवेलेबल हो, ज्यादा बेहतर है कि अगर यूरिया ब्रेथ टेस्ट अवेलेबल वो करवा के दोबारा से हम चेक करें कि क्या जो अब प्रॉब्लम है वो एच पाइलोरी की वजह से ही है या फिर कोई और मैदे के अंदर प्रॉब्लम है जिसकी तशखीस या जिसके इलाज की हमें जरूरत है। अगर फिर भी पॉजिटिव आता है तो फिर इसके अलावा भी एक डिफरेंट रिजीम है जिसके अंदर डिफरेंट एंटीबायोटिक्स फिर इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम दवाइयां आप डॉक्टर की सुपरविजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो का अगेन मैं बता दूं कि मकसद ये है कि आपको एच पाइलोरी की जो 2025 की लेटेस्ट ट्रीटमेंट और इसकी तशखीस के लिए जो टेस्ट करवाने हैं उनके बारे में अपडेट कर दूं, ताकि आप भी कहीं पुरानी रिजीम इस्तेमाल करके अपने पैसों का भी ज़ाया करें और फिर आप ठीक भी ना हो और तकलीफ भी बरकरार है। तो अगर आपको एच पाइलोरी का मसला निकलता है तो जिस तरह से मैंने बताया है कि टेस्ट के हवाले से कौन सी आपको एहतियात करनी है और दवाइयों के हवाले से आपने अपने डॉक्टर से क्या डिस्कस करना है, तो वो तमाम लोग जो मुझे मैसेजेस के जरिए भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे मैदे का मसला है, और बहुत सारे मरीज जो मुझे चेक भी करवाते हैं वो मुझे ये बताते हैं कि उन्होंने दवाई खाई थी, उसके बावजूद भी उन्हें मैदे का प्रॉब्लम है, या फिर उन्होंने दोबारा से टेस्ट करवाया है, मैदे में तकलीफ की शिकायत करते हैं। तो वो तमाम लोग जो एच पाइलोरी एरेडिकेशन यानी एच पाइलोरी को खत्म करने वाली दवाइयों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी मुख्तलिफ वजूहात मैंने आपको बता दी कि एक तो ये है कि अभी आपने दवाई खाई है तो उसके फौरन बाद मैदे की तकलीफ ठीक नहीं होती, और दूसरा ये है कि आपने हो सकता है कि जो पुरानी रजीम है, पुराने तरीकाकार है जिसमें 3 दवाइयों के जरिए से एच पाइलोरी की एरेडिकेशन की जाती थी, उसके अंदर स्पेसिफिकली क्लिंड्रोमाइसिन जिसकी बहुत ज्यादा मज़ाहमत हमारे लोगों में हो चुकी है, कहीं उसका इस्तेमाल ना किया हो जिसकी वजह से एच पाइलोरी ठीक ना हो रहा हो। तो जिन लोगों को भी मैदे में जलन, तेजाबियत या मुंह में बदबू का प्रॉब्लम रहता है उनको एच पाइलोरी का टेस्ट करवा लेना चाहिए। अपने डॉक्टर के मशवरे से सही दवाइयों और उनकी जो सही मिकदार है उसके मुताबिक अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता इसका सही इलाज ना किया जाए तो ये मैदे के कैंसर में भी बदल सकती है। तो इसलिए इसके बारे में एहतियात बहुत जरूरी है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको, आपके घर वालों को और तमाम अहल वाल को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।